आज हम आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसमें हम इनडेफिनिट इंटीग्रल की पहले बात कर रहे हैं और इनडेफिनिट इंटीग्रल का जो फॉर्मूली है उसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में, और इस सीरीज का ये मेरा 9वां लेक्चर है। तो आप आइए, आज हम लोग सीखते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही इजी है। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसमें 3 रूल है जिसको आप लोग को सीख लेना है। बहुत ईजी है और हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग के इंटीग्रेशन के लिए जो जो फार्मूले आप लोग को दिए थे वो सब आप लोग को याद हो गया होगा। आइए देखिए रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के नियम। आप यहाँ देख लो, इसका रूल 1 जो है ये कहता है कि अगर इस तरह का हो आई इक्वल टू इंटीग्रल कोई कांस्टेंट हो और उसके बाद एक्स का फंक्शन हो और इसको एक्स का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो, तो इतना जो होता है, ये इतना जो होता है आपका ये बराबर होता है, ये कांस्टेंट गुना फंक्शन हो तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रल साइन के बाहर कर सकते हैं। ऐसे कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए और फिर यह इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा। दिस सो सिंपल। डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही था, जब आप डिफरेंशिएट करते थे ऐसे कोई फंक्शन होता था और यहाँ एक्स का फंक्शन होता था, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते थे, याद कर लीजिए। तो उसमें आप क्या करते थे, कांस्टेंट बाहर होता था, अब फिर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, याद है ना। वही बात यहाँ भी है, वैसा ही रूल है, ये आपको समझ जाना है। कांस्टेंट गुणा फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में कांस्टेंट बाहर, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे एग्जैक्टली। अगर कांस्टेंट गुणा फंक्शन का इंटीग्रल करना हो तो कांस्टेंट को बाहर करिए और फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, और फिर इसमें जो है यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है आपका ये। आई होप आप समझ गए। अब आप यहाँ देखिए, जैसे अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम आपको मान लीजिए लिखते हैं कि एग्जाम्पल, यहाँ लिखते हैं आई इक्वल टू, यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रल यहाँ 5 और x का पावर 4 dx है ऐसे। तो इसको जब सॉल्व करना होगा तब 5 को पहले बाहर करिए, कांस्टेंट है, और ये फंक्शन जो है x का पावर 4 इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या, तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा x का पावर ये 4 अब प्लस 1 अब बाई 4 प्लस 1 अब प्लस यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 5 और यहाँ देखिए x का पावर ये 5 अब बाई आपका ये 5 अब प्लस ये आपका c है, ये कैंसिल आउट होगा तो आपका बच जाएगा x का पावर 5 अब प्लस आपका ये c, एंड दिस इज योर i। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए। ये पहला रूल। ऐसा ही कहीं भी कोई भी हो, आपका दूसरा एग्जाम्पल जैसे दे दे रहे हैं ऐसे है, आपको लिखना है दूसरा एग्जाम्पल में आई इक्वल टू ये इंटीग्रल यहाँ है 2 अब बाई यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस 5 और यहाँ लिख देते हैं आपका ये dx। तो आप कि इसको ऐसे समझिए, ये कैसा है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं ना, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई x प्लस 5, ये इतना इतना का इंटीग्रल x प्लस 5 एक साथ रहेगा। अभी आपका दो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए और इंटीग्रल ये 1 बाई एक्स प्लस 5 इतना dx आ जाएगा। आई इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और इसका आप जानते हैं कि ये हो जाएगा log x प्लस 5 का मॉड बेस में e। देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग करिएगा तो उतना ही रह जाएगा, आप प्लस ये c। आप लोग को ये याद होगा कि
इंटीग्रल 1 अगर ax प्लस बी हो, पिछला लेक्चर में इसका चर्चा किए हैं, इतना dx हो तो इतना बराबर सीधे हो जाता है log ax प्लस बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाई ए का कोएफिशिएंट ए, ऐसे आप प्लस ए सी, तो उसी के हिसाब से ये आपका हो गया है आपका। ऐसे आप लोग को याद होगा, ये इसमें पिछला लेक्चर में चर्चा किए हुए। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल हो गया। रूल नंबर 2, रूल 2 में देखिए, ठीक है, तो रूल 2 में क्या है कि अगर i इक्वल टू ऐसे इंटीग्रल आई यहाँ u प्लस भी dx हो, ऐसे हो, इसमें u और v जो है x के फंक्शंस है, इतना हो, तो यार u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, where u and v are functions of x, इतना हो। तो इसमें क्या होता है, इसका रूल क्या कहता है, अगर इतना है तो आप i बराबर लिखिएगा। देखिए इंटीग्रल अगर u प्लस भी dx है, इतना इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल u dx प्लस इंटीग्रल v dx। ऐसे अगर दो फंक्शन का सम है, यहाँ पे u और v दोनों ही x के फंक्शंस हैं, और ये दोनों के सम का इंटीग्रल अगर आपको निकालना है तो बराबर होगा ये u का इंटीग्रल प्लस v का इंटीग्रल, यानी दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, आप जोड़ दीजिए तो आपका u प्लस v का इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए दे रहे हैं, जैसे i इक्वल टू हम लिख रहे हैं इंटीग्रल, यहाँ लिख रहे हैं e का पावर x प्लस 1/x, आई ऐसे dx है, इसको सॉल्व करना है तो इतना बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रल e का पावर x dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx। इसको सॉल्व करिएगा तो e का पावर x का x के रेस्पेक्ट में ये e का पावर x हो जाएगा, आप प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, देखिए इतना के बदले में, इतना के बदले में e का पावर x आप प्लस, देखिए जैसे ही ये इंटीग्रल साइन हटेगा, इंटीग्रल एंड dx हटेगा, मतलब ये इंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद इमीडिएट एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दीजिए, फिर प्लस यहाँ लिखिए। अब 1/x के लिए बात करिएगा तो 1/x का आप जानते हैं ये हो जाएगा log x का मॉड, आप बेस में e, आप प्लस, अब इसके लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखिएगा c2। अब दोनों को एक साथ कर करके आप ऐसे लिखिएगा, इतना इक्वल टू e का पावर x आप प्लस यहाँ पर log x का मॉड आप बेस में e, आप अब देखिए प्लस यहाँ c1 एंड c2 है, तो देखिए c1 कोई कांस्टेंट है और c2 भी कोई कांस्टेंट है, तो c1 कोई कांस्टेंट एंड c2 कोई कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट में किसी कांस्टेंट को जोड़िएगा तो कोई दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। क्योंकि c1 भी फिक्स नहीं है, इनडिफिनिट है, c2 भी इनडिफिनिट है, तो इनडिफिनिट में इनडिफिनिट ऐड करेंगे तो एक नया इनडिफिनिट, तो इसको हम लिख देते हैं c ऐसे। लेकिन एज ए रूल हम लोग अगर बात करें तो इस तरह से, इतना का एक पार्ट फिर इतना का एक पार्ट, इसको देखिए। और एक बात और इसमें समझिए, जैसे ही हम लोग का ये चिन्ह हटता है, मतलब ये आपका ये है आई, यहाँ पर मान लीजिए e का पावर x है, आई आपका dx है, तो इसका इंटीग्रल आप जान रहे हैं कि ये e का पावर x आप प्लस c होगा। तो जब ये हो गया, माने इसका इंटीग्रल आप यहाँ पर लिख दिए, तो ये वाला साइन, ये वाला जो साइन अब फिर लगाने की जरूरत नहीं है, विद्यार्थी को देखते हैं कि लगा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, और इधर वाला जो dx होता है उसकी भी जरूरत नहीं है, दोनों ही हट जाएगा। इधर का ये चिन्ह और ये चिन्ह हट गया, चूंकि इस चिन्ह के रहने का मतलब है कि आप अभी इंटीग्रेट करना आपका बाकी है, ये इंटीग्रल ex dx है, मतलब e के पावर x को अभी आपको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। लेकिन जब इंटीग्रेट हो गया तो अब ये चिन्ह भी ये चिन्ह भी नहीं रहेगा और dx भी नहीं रहेगा, माने ये दोनों ही चिन्ह जो है, यहाँ वाला ये जो आपका जो dx है जो बताता है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये भी हट जाएगा, और ये जो इंटीग्रल जो यहाँ पर जो आपका ये जो सिंबल है ये भी आपका हट जाएगा, और सीधे ex प्लस c हो जाएगा। समझ गया? अगर दो ठो एक साथ है तो पहला इंटीग्रल के लिए अगर आप c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालते हैं और दूसरे के लिए c2 डालते हैं, तो c1 एंड c2 क्या है, ये दोनों ही आपका
इनडिफिनिट है, तो इनडिफिनिट में इनडिफिनिट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया इनडिफिनिट इंटीग्रल, एक नया इनडिफिनिट कांस्टेंट आ जाएगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। और ये दिमाग में रखिएगा कि भाई जब इंटीग्रेट हो गया तो ये साइन, इंटीग्रल का साइन एंड डीएक्स अब नहीं रहेगा, आप इससे फ्री हो गए। ठीक है, ये आपको बोले थे कि ये इतना का ये इतना प्लस ये ऐसे, ठीक है। और दोनों के एक साथ करके C1 + C2 को जोड़िएगा, एक नया C आ जाएगा। ये आपका हो गया, ये आपका एक रूल हो गया जिसके तहत आपका ये रूल नंबर 1 में बात हो गई। आपको समझाया, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हटा लीजिए। अब आप देखिए थर्ड रूल देखिए क्या है। इसमें देखिए अगर इस तरह से है I = इंटीग्रल u - v dx है, इसमें u और x दोनों ही, u एंड v दोनों ही x के फंक्शन है, u - v है, u एंड v दोनों ही x के फंक्शन है। तो इतना इक्वल टू आपका हो जाएगा ये इंटीग्रल ऑफ u माइनस इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे कर दीजिए, दोनों को ही x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। और देखिए यहाँ u एंड v के बीच में माइनस है, तो यहाँ भी दोनों के बीच में माइनस रहेगा और u एंड v दोनों का आपका इंटीग्रल हो जाएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत आसान है। ये सब लिखते हैं ऐसे, I = इंटीग्रल, आई यहाँ लिखते हैं cos x अब माइनस साइन x। सबसे सिंपल एग्जाम्पल दे रहा है कि आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। अब ये इतना है, ठीक है। cos x का एक u के जगह पे एक cos x है, v के जगह पे sin x है, बीच में माइनस है। अब इतना बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल cos x dx माइनस इंटीग्रल sin x dx। अब इसको cos x को सॉल्व करिएगा तो ये आप जानते हैं कि sin x हो जाएगा, आप प्लस एक C1, ये बुझिए आप इसके बदले में लिख दिए, माइनस दे करके अब इसके बदले में लिखिए sin x लिखिएगा, इसका आप जानते हैं कि माइनस cos x होगा, अब प्लस एक C2। यहाँ देखिए इतना बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x, आइए आपका प्लस cos x हो जाएगा। अगले स्टेप में इंटीग्रल तो हो गया, इंटीग्रल हुआ, यहाँ बीच में माइनस था तो यहाँ माइनस है, सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। हाँ यहाँ देखिए क्या बच जाएगा, ये C1 आइए हो जाएगा माइनस C2। अब देखिए C1 में से C1 भी इनडिफिनिट है, C2 भी इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट में से इनडिफिनिट घटाइएगा तो ये आपका इनडिफिनिट रह जाएगा। ये sin x आप प्लस ये cos x इतना प्लस C1 में से C2 घटेगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा C, और यही आपका हो जाएगा। बस यही 3 ठो आपके रूल है, इस रूल पे आपको काम करना है, बस रूल में 3 ही है। गुणा एंड भाग वाला जो है उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में पढ़ते हैं। अब इसके बाद का चीज देखिए, अब इसी में हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं, रूल तो हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखो, इसको भी सीख लीजिए, इसका भी थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में इसमें देखो 3 ठो मेथड्स है आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में। एक है तुम्हारा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक का नाम है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका हिंदी भी लिखते जा रहे हैं तुम लोग के लिए। इसको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं रूपांतरण विधि। रूपांतरण विधि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर दिया हुआ जो
फलन है जिसको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए हमको कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिख रहा है, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा का कोई फार्मूला यूज करके उसको नया रूप दे देते हैं। जो दिया हुआ फंक्शन है उसको एक नया फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नया फॉर्म कुछ इस तरह से होता है जिसमें कोई ना कोई फार्मूला फिट कर जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, इसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन विधि। हिंदी भी लिख देते हैं, इतना ही से हिंदी मीडियम वाला बच्चा कंफर्टेबल रहता है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और जो थर्ड है मेरा, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको बोलते हैं, हिंदी में अगर लिखिएगा इसको बोलेंगे खंड विधि से। पार्ट मतलब खंड, खंड विधि से समाकल। खंड विधि से समाकलन। ठीक है, ये तीन विधि है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में। अब आइए एक एक की चर्चा करते हैं। अब जैसे हम आप लोग के लिए बोल रहे हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, देखिए क्या करते हैं हम। आइए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए हम आपको एक इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंटीग्रल यहाँ पे है, हम लिख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए आप लोग के लिए अभी तक हम 10 ठो रूल आप लोग को बताए हैं। मैं 10 ठो फार्मूला दिए हुए हैं, 10 रूल नहीं, रूल तो 3 ही हैं। हम आप लोग के लिए दिए हुए हैं 10 फार्मूले। अब उसमें जो है आप देखिए इसके लिए कोई उसमें से नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स का आपको अगर इंटीग्रेशन करना है या इसका इंटीग्रल निकालना है तो आपके पास इसमें कोई भी आपके पास जो है मतलब डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो इसका हम लोग रूप बदलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बढ़िया फार्मूला है आपकी जानकारी के लिए, कॉस ऑफ 2x। ये देखिए कॉस ऑफ 2x जो है ये इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आप जानते हैं। और ये फर्दर हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या ये फर्दर बराबर हो जाता है आप लोग की जानकारी के लिए। अगर इसको सॉल्व करिएगा ये हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दोनों का चर्चा कर दे रहे हैं, दोनों की जरूरत हम लोग को है। तो अब ये देखिए ये cos 2x जो है ये इसके बराबर है, तो हम इसी का यूज करने जा रहे हैं। ये भी देखिए ये भी cos 2x ही है, ये भी cos 2x के बराबर ही है। तो इस फार्मूला को आप यूज कीजिए। आप यहाँ देखिए तो यहाँ आपको क्या है cos स्क्वायर एक्स है, और इस फार्मूला में देखिए अगर आप एक cos 2x अगर आप ऐसे करते हैं तो cos 2x बराबर ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। इसको इधर लाइएगा तो ये 1 प्लस cos 2x
आप बाई 2 कर दीजिए, तो इतना बराबर हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसी को आप यहाँ पर रख लीजिए, रूप बदल दीजिए इसका। तो देखिए आप क्या कर दिए यहाँ पे, अब आपका आई बराबर आप लिखिए यहाँ आई इक्वल टू इंटीग्रल, और कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में आप लिख लीजिए 1 प्लस कॉस 2x ये इतना बाई 2 इतना dx। रूप बदल गया। अब देखिए अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, क्या आप आगे देखिए, ये 1/2 को बाहर करिए। आप सपोज करिए ये टोटल में 1/2 से गुणा है, बाहर हो गया, कांस्टेंट 1/2 है, इसे मल्टीप्लिकेशन है जो कि आपको बाहर हो गया। अब बच जाएगा इंटीग्रल ये 1 प्लस कॉस 2x dx। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए कितना आसान हो गया। अब आपका i इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 1/2 को बाहर रखे हुए हैं। अब ये जो है आपको इसको दो इंटीग्रल में तोड़ दीजिए, u प्लस भी के रूप का है, तो इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल cos 2x dx। इसको सॉल्व करिए, तो ये 1/2 इसको हल करिएगा तो 1 dx के ये आपका हो जाएगा x, आप प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 केवल इसके बदले में प्लस, आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे लिख दीजिए ये इसके बदले में, और ऊपर वाला जो टर्म है इसके बदले में अगर आप लिखिएगा तो cos 2x का आपका हो जाएगा sin 2x, और यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे देखिए ax प्लस बी का रूप, x के जगह पे ax प्लस बी के रूप का है, तो x प्लस बी का रूप का रहता है तो x का जो कोएफिशिएंट a होता है उससे भाग होता है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा, ये इतना आप प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 ऐसे कर लीजिएगा। और ये देखिए ये टोटल में आपको ये गुणा है, ठीक है, इसको आगे हल करिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये i इक्वल टू 1/2 है, यहाँ का क्या रह जाएगा x, आइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये sin 2x/2 इतना कर लीजिए। और ये देखिए अब ये क्या अंदर में क्या बच जाएगा, इतना के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये देखिए यहाँ का c1 और इसका c2 अब बाई 2, ये सब एक कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो इतना आपको आ गया, ये आपका x/2 अब प्लस ये sin 2x/4 हो गया, और यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ गया, और ये आपका इंटीग्रल हो गया। ठीक है, सो सिंपल। तो देखिए इसमें आपको जो है पहले जो आपको जो दिया हुआ था यहाँ पे, ये आपका cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ था, इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, x के बदले में आप इतना लिख दिए तो ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, अभी अभी आप देखें, जैसे मान लीजिए आपको i इक्वल टू हम दे इंटीग्रल यहाँ पर देते हैं ये sin स्क्वायर एक्स dx, तो अभी अभी आप देखे हुए इसके लिए भी फार्मूला लिख दिए थे, ये इसको अगर इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि cos 2x बराबर हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हल करिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, अब बाई 2 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर एक्स। अब आप इसका रूप बदल दीजिए, i इक्वल टू लिख दीजिए इंटीग्रल, इतना के बदले में लिख लीजिएगा ऐसे 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x dx, इसमें से आपका 1/2 बाहर, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x dx। इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, इतना इक्वल टू 1/2। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल cos 2x dx। देखिए ये हम जो बता रहे हैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो एकदम शुरू कर रहा है जो बच्चा, हम फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं, उसमें फिजिक्स के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन आप इतना सीख लीजिए, इससे आपको आगे मैथ में भी फायदा होने वाला है। तो 1/2 और इतना देखिए 1 dx का ax प्लस एक c1 हो जाएगा, ऊपर वाला का इतना का अब माइनस दे करके इतना का लिखिएगा, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
साइन 2x आप बाई 2 हो जाएगा, आप प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 हो जाएगा, और ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में बंद है। इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा, ये देखिए इतना बराबर आपको x/2 ये हो जाएगा माइनस साइन 2x/2, 2x बाई आपका ये 4 हो जाएगा, ये इतना, और इधर बच जाएगा ये प्लस C1 माइनस C2 अब बाई 2 हो जाएगा कुछ। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका x/2 माइनस ये साइन 2x/4 आप प्लस यहाँ इसको एक कांस्टेंट लिख लीजिए, कांस्टेंट में से किसी कांस्टेंट को घटाने के बाद कुछ आएगा, और फिर उसमें 2 से विभाग करिएगा तो वो भी कुछ आएगा। इस ढंग से आपका एक C लिख लीजिएगा, और ये आपका I हो जाएगा। आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई। ये इतना एग्जाम्पल थर्ड, ये देखिए क्या इसमें है, जैसे हम I बराबर लिख देते हैं इंटीग्रल, और यहाँ लिख देते हैं tan स्क्वायर x dx। तो देखिए tan स्क्वायर x के लिए भी आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसका भी आप रूपांतरण करिएगा। आपके लिए आप मैथमेटिक्स में आप लिख दीजिए वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपका ये tan स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से I अब लिखिएगा तो I इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स का रूप बदल करके आप इतना लिख दीजिए। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स के सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इतना dx कर दीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो इंटीग्रल ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा ये tan x आप प्लस एक कॉन्स्टेंट C1 इतना का ये हो जाएगा माइनस इतना का लिखिएगा तो x आप प्लस एक C2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा tan x माइनस x आप प्लस ये C1 माइनस C2 करिएगा, और फाइनली इसके बदले में एक आप नया कांस्टेंट लिख लीजिएगा। तो इतना इक्वल टू तो हो जाएगा tan x माइनस x आप प्लस C एंड दिस विल बी योर I। समझ गए आप लोग? इजी है। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप, बहुत सारा चलेगा। अब अगला देखिए, हम आप लोग के लिए बोल रहे हैं इसमें जो है हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रतिस्थापन विधि जिसका नाम है, प्रतिस्थापन विधि। इसमें देखिए आप लोग इसका एग्जांपल देखिए। देखिए सब्स्टिट्यूट करना का मतलब होता है एक चीज के बदले में कोई दूसरा चीज इस्तेमाल करना, सब्स्टिट्यूट करना। दावा में आप लोग जैसे सब्स्टिट्यूट देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान लीजिए फंक्शन है, उसको हम लोग किसी नया वेरिएबल जेड का फंक्शन बना देंगे, और एक्स के फंक्शन के रूप में जब है तब उसमें कोई फार्मूला फिट नहीं बैठ रहा है। और सब्स्टिट्यूशन के विधि से जब उसको एक नया वेरिएबल जेड के फलन के रूप में कर देंगे एंड जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कोई सुटेबल फार्मूला उसमें बैठ जाएगा। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए आप लोग उसको हम लोग कैसे करेंगे। एक आप लोग के लिए हम लिख रहे हैं ऐसे, इसमें क्या है कि एक आई बराबर मान लीजिए ऐसे एक फंक्शन है इंटीग्रल, यहाँ है एक्स डी एक्स और नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे है ये ढंग का है। अब ऐसे पूछिए, आपको यहाँ दिया हुआ है इसको आपको, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स के यहाँ पे आपका इतना है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है।
ठीक है, ये इतना है। अब इसमें देखिए हमारे पास अभी इस रूप में रखेंगे तो कोई फार्मूला नहीं सेट कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला जो है इसमें हम लोग लिखते हैं लेट 1 + x² इक्वल टू जेड। एंड ये जो हम मानते हैं 1 + x² इक्वल टू जेड, इसी को हम लोग कहते हैं कि 1 + x² के बदले में हमने जेड सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखिए पहले जो है यहाँ dx था जो बताता था कि यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब 1 + x² के जगह पे हम z लिख दिए। इसको हम लोग पूरा जो एक्सप्रेशन यहाँ पर है, यहाँ वाला जो फंक्शन है, इसको हम लोग z का फंक्शन बना देंगे। तब जब ये z का फंक्शन हो जाएगा तो dx के जगह पे हमको dz लाना होगा। क्योंकि z का फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट करना है तो z के रेस्पेक्ट में होगा। तो देखिए उसका हमारे पास क्या टेक्निक है। इतना को तो इतना मान लिए, आगे हम लोग लिखते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखिए जब कोई नया चीज है तो उसको देखते जाना है। अभी आपको बेचैन नहीं होना है कि हम किसके बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, धीरे धीरे आपको अंदाज लग जाएगा कि किसके के जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। इतना बराबर इतना लीजिए और दोनों ओर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए इसे ये जो इक्वेशन की तरह हो गया है, इसमें आप दोनों ओर सेम चीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप यहाँ कर लीजिए ये d/dx ऑफ 1 + x², ये इतना, और यहाँ लिख लीजिए ये हो जाएगा आपका dz/dx। ठीक है, दोनों ओर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसका हो जाएगा आपका 0, x² का हो जाएगा 2x, और इधर लिखिएगा ये हो जाएगा आपका dz/dx। अब इधर टोटल बच जाएगा ये 2x, इधर हो जाएगा dz/dx। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए हो जाएगा ये 2x dx हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा dz। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर में x dx है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका x dx, तो इतना बराबर हो जाएगा आपका dz / 2। सो देखिए नाउ वी कैन राइट यहाँ देखिए i = इंटीग्रल, ऊपर में x dx है, तो x dx के बदले में आप लिख लीजिए dz/2। और ये देखिए आइए नीचे में 1/x² था, x dx के बदले में लिखा गया dz/2। अब ये बच जाएगा 1/1 + x², तो उसके बदले में आप z लिख लीजिए। देखिए 1 + x², नीचे में देखिए ना ये यहाँ ऐसे है ना, x dx तो आपका हो गया dz/2, तो ऊपर में आपका मान लीजिए 1 है, 1 + x² जो यहाँ डिनोमिनेटर में है उसके जगह पे आप लिख दीजिए z। अब आप देखिए ये कितना हो गया। अब ये आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये ऐसे इंटीग्रल a1/2 इंटू a1/z आपका ये dz। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए i = और ये बच जाएगा इंटीग्रल 1/z dz। अब ये देखिए ये z का फंक्शन हो गया 1/z, और z का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो सो इजी आपका एक फार्मूला इसमें बैठ गया। 1/z का आप जानते हैं ये हो जाएगा log z ऑन बेस e, इसका मॉडुलस भी रहेगा प्लस आपका ये c हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यानी अब आपका i देखिए यहाँ निकल गया। तो देखिए वो जो मेन जो रूप था इस फॉर्म में हमारे पास फार्मूला नहीं सेट कर रहा था, लेकिन इसको जब 1 + x² के बदले में z सब्स्टिट्यूट कर दिए तो उसके बाद आपका जो पूरा जो है ये z का फंक्शन हो गया, एंड z के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना था। ये बहुत आराम से आपको निकल गया, इतना इक्वल टू ये 1/2, और ये हो गया log z का मॉडुलस, बेस में तो e है ही, आप प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। इट इज सो सिंपल। ये हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक और इसका देख लीजिए,
है। देखिए मान लीजिए हम लिखते हैं ऐसे, ये दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें। इसमें लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ है ई का पावर एक्स और नीचे में है 1 प्लस ई का पावर एक्स इतना, और ऐसे है आप लोग का डी एक्स। ठीक है, इसको अब इस रूप में भी आपके पास कोई फार्मूला नहीं है जो डायरेक्ट आप उसको यूज करिए, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ लिख दीजिए लेट 1 प्लस ई का पावर एक्स जो है इतना जेड, ये जेड मानना है, इट इज सब्सटीट्यूशन। ये जो आप स्टेप जो कैरी कर रहे हैं यही आपका सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, ये आपका प्रतिस्थापित हो गया। ओके, अब इतना जब हो गया, अब आप क्या करिए, दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, now differentiating both sides with respect to x, दोनों x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करिए। आप देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, आप जो लिखे हुए हैं 1 प्लस ई का पावर एक्स इक्वल टू जेड रखे हैं, दोनों ओर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये 1 प्लस ई का पावर एक्स इधर लिखिएगा, ये आपका ये डी जेड बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका 0 ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा, इस साइड में आपका ये डी जेड बाई डी एक्स है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर हो गया आपका डी जेड। तब देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ओरिजिनल ऐसे था आई बराबर ये इंटीग्रल ई का पावर एक्स डी एक्स और नीचे में था 1 प्लस ई का पावर एक्स। अब इसका रूप क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स के बदले में आपका ऊपर में ये डी जेड हो गया और नीचे वाला ये टोटल जेड हो गया, यानी ये हो गया 1 बाई जेड डी जेड इंटीग्रल। अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग जेड का मॉडुलस बेस में ई, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका आई इक्वल टू, यहाँ आई इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग जेड किसके बदले में आप लिखे थे, देखिए तो जेड किसके बदले में आप लिखे थे, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जेड किसके बदले में लिखे थे 1 प्लस ई का पावर एक्स के जगह पे, तो आप यहाँ लिख लीजिए 1 प्लस ई का पावर एक्स इसका मॉडुलस आप बेस में ई, आप प्लस यहाँ पर सी लिखिएगा। यहाँ गौर करके देखिए, अब ये देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ई का पावर एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, आप उसमें 1 जोड़िएगा तो फर्दर पॉजिटिव ही होगा, तो ये मॉडुलस साइन आप इसको हटा करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस ई का पावर एक्स, चूँकि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ बेस में ई है, आप प्लस ये आपका सी एंड दिस इज योर आई। एक चीज और देखिए तो आप लोग, एक स्टेप यहाँ पे हम छोड़े हुए हैं जिसको आप लोग को कैरी आउट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये जो है ना, ये देखिए इसमें ये देखिए ये ऐसे हो गया था, ये इंटीग्रेट हो गया था ना। अब इसमें एक और काम आपको करना था जो हम वहाँ पर नहीं किए हैं, उस स्टेप में छूट गया है। 1/2 यहाँ देखिए लॉग जेड किसके बदले में आप माने थे, अब यहाँ पर इंटीग्रेट जब हो गया तो जेड का मान रख दीजिए, तो आप देखिए तो जेड किसके बदले में माने थे, जेड बराबर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको लिखना था, ये छूटा हुआ है, यहाँ आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये देखिए ये भी मॉडुलस साइन के अंदर है, अब बेस में ई है, अब प्लस ये सी है। अब ये देखिए ये एक्सप्रेशन भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये बेस में आपका ई है। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे आपका ये सी है, इसको आप लोग गौर से देख लीजिए। यहाँ हम इंटीग्रेट कर दिए थे, जोश में आगे बढ़ गए थे, लेकिन जेड जिसके बदले में आप सब्स्टिट्यूट किए थे उसके बदले में आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिएगा। आई होप आप बात को समझ गए हैं, वहां तक भी आपका पूरा तो इंटीग्रेशन का खेल खत्म हो गया था, लेकिन जेड जिसके बदले में माने थे 1 प्लस एक्स के बदले में यहाँ रखना जरूरी है, ताकि जो आपका मूल जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन एक्स के टर्म में था, तो आपका जो इंटीग्रल हो वो एक्स के टर्म में आ जाए। ये इतना जो है
ऐसे आपका आ जाएगा, जो छूटा हुआ था। इस स्टेप को हम किए हैं तो तब जाकर मेरे दिमाग में आया है कि वो तो रखना ही भूल गए। ये लॉग जेड, जेड के बदले में 1 + e का पावर x लिख दीजिएगा यहाँ पे। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो ये बहुत मजेदार है, आप समझ गए। और भी बहुत सारा चीज है। आप ये देखिए, इतना ही नहीं, अब आप ये देखिए, एक और आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसमें क्या है, कैसे हो गया, एक और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा आई बराबर हो इंटीग्रल, ये देखिए यहाँ tan x dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, इसके लिए भी आपके पास नहीं है, डायरेक्ट आपके tan x के लिए अब तक आप फार्मूला नहीं सीखे हैं। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, सो देखिए आप इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। tan x के बदले में लिख दीजिए sin x / cos x, यहाँ लिख लीजिए अपना ये dx लिख लिए। अब उसके बाद लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, tan x के बदले में इतना लिखने में आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम लोग लिखते हैं कि लेट दिस cos x = z, इतना। अब इधर से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, cos x को दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ओर डिफरेंशिएट करना है इतना। और इधर लिख देते हैं dz/dx, ये लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर दिए। तो cos x का x के रेस्पेक्ट में माइनस sin x, और इधर आपका ये dz/dx है। इसको इधर लाइएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये sin x dx हो जाएगा, और ये जाके आपका इधर माइनस dz हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला का भी व्यवस्था हो गया sin x dx, और नीचे में cos x के बदले में z हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, नाउ वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट, देखिए i बराबर, यहाँ से i बराबर हम लोग लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं i = इंटीग्रल, और ये देखिए sin x dx के बदले में आप लिख सकते हैं माइनस dz बाई, और नीचे में cos x है, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। इस माइनस को बाहर करिए, इंटीग्रल ये 1/z dz हो जाएगा। इसको देखिए अब आके बढ़ाइए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से i = ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका लॉग जेड का मॉडुलस बेस में ई, आप प्लस यहाँ से सी, इसको हल करिएगा तो माइनस लॉग इतना, जेड किसके बदले में माने हैं, कॉस के बदले में माने हैं। यहाँ लिख लीजिए ये cos x और उसका मॉडुलस प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आई। इसका फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको और सब भी हैं, आप उसमें कर सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देकर छोड़ दे रहे हैं, उसका आप अपने से कर लीजिएगा। जैसे एक और एग्जांपल में आपको हम दे देना है, खाली हिंट दे देना है, i = इंटीग्रल, यहाँ पे हम लिखते हैं cot x dx, इतना है। तो इसको आप क्या करिएगा, इंटीग्रल यहाँ लिख दीजिएगा कि cos x/sin x, और इतना dx लिख लीजिएगा। अब इसमें आप लिखिए, इसमें फिर लिख लीजिएगा लेट z = sin x, लिख लिए। इधर आप dz/dx करिएगा, और इधर आपका sin x क्या हो जाएगा, आपका ये cos x। तो यहाँ से आपका dz बराबर हो जाएगा cos x dx हो गया। देखिए तो ऊपर वाला का व्यवस्था हो गया, इसलिए आपका i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, ऊपर cos x dx के बदले में आ जाएगा आपका dz, और नीचे में क्या आ जाएगा, sin x के बदले में z आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा लॉग z का मॉडुलस बेस में ई, आप प्लस ये सी, आगे आप लिख दीजिएगा। i = हो जाएगा लॉग z किसके बदले में माने हैं, sin x के बदले में, तो ये sin x का मॉडुलस आप बेस में ही आप प्लस ये सी हो जाएगा, और ये आपका एक आंसर हो गया। अब देखिए इसको फर्दर लो सिंप्लीफाई करेगा, sin x को 1/cosec x लिखेगा, ठीक है। फिर ये आपका ये u बाई यहाँ लॉग m/n वाला फॉर्म आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके दूसरा दूसरा रूप निकाल लेगा लो, लेकिन एक तो ये भी हो गया आपका, ये हो गया। अगला देखिए आपको ऐसे निकालना है, ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है। i = ये देखिए यहाँ है sec x dx, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए आप क्या करिए, आप यहाँ पर sec x है, यहाँ पे आप sec x प्लस tan x से गुणा कर दीजिए ऊपर, और नीचे में भी आप sec x प्लस tan x ले लीजिए इतना, और यहाँ पे अपना ये dx कर लीजिए। फिर देखिए इसमें आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, लेट z = sec x
प्लस tan x। फिर इसको सिंप्लीफाई करिएगा, इधर मैं दोनों x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा, इधर sec x क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x आप प्लस tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अब आप ये देखिए इधर हो जाएगा आपका dz, ये आपका हो जाएगा sec x। अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ देखिए ये बच जाएगा sec x प्लस tan x इतना, और ये आपका dx इधर आ जाएगा। फिर देखिए आपका आई वाला कितना हो जाएगा, इंटीग्रल। अब ये पूरा ऊपर वाला जो टर्म है ये आपको dz हो गया, और पूरा नीचे वाला जो टर्म है sec x प्लस tan, ये आपका sec x प्लस tan x z हो गया। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो log z का मॉड बेस में ही आप प्लस ac हो जाएगा। आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, log z के बदले में आप लिख लीजिएगा sec x प्लस ये tan x का मॉडुलस बेस में ई आप प्लस ac हो जाएगा, इतना बराबर आपका आई हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए हैं। इसी तरह से कोसेक एक्स वाला भी देख लीजिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई बराबर अगर आपका है ऐसे इंटीग्रल कोसेक एक्स dx है, इसको भी अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए, इसके लिए भी आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इसको भी आप देखिए कैसे करिएगा। इंटीग्रल यहाँ कोसेक एक्स है, यहाँ आप लिख दीजिए ये कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और नीचे में आप लिख लीजिए ये कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और ये आपका dx हो जाएगा। और फिर इसमें लिख लीजिएगा लेट z इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस ये कॉट एक्स, z बराबर इतना लिख लीजिए, लिख लिए। और फिर उसी तरह से कर दीजिएगा, आपको ऊपर में आ जाएगा नीचे में भी आ जाएगा, और फर्दर आप सॉल्व करके इसको भी निकाल सकते हैं। रहने दे रहे हैं इसको, इतना हिंट से आप लोग पकड़ लीजिएगा। अगला देखिए इतना हो गया। अब एक बचा हुआ है आप लोग के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। हम चाह रहे हैं कि इसको भी आप लोग समझ ही लीजिए ताकि ये पूरा हो जाए, एक ही बार में सब हो जा रहा है। ऐसा रहेगा इंटीग्रल u इंटू भी ऐसे आर डी एक्स रहेगा, दो फलन का प्रोडक्ट रहेगा, दोनों ही x के फंक्शन होंगे, u एंड भी ऐसे u इंटू भी रहेगा, ठीक है। दो फलन का प्रोडक्ट रहेगा और उसका इंटीग्रल रहेगा, ओके। अब ये देखिए इसके लिए एक लंबा चौड़ा फार्मूला है, उसको ठीक से आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से किसी एक को अपने सुविधा के हिसाब से, ये बात आपको बाद में पता चलेगा कि किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें, तो इसमें से एक को हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रल ये u है, यहाँ पे हमारा v है, तो इसको हम ले रहे हैं, इस u को ले रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, ऐसे ही लिख लीजिए। इसको हम लिख रहे हैं, ये u को हम ले लेंगे कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और सेकंड को हम ऐसे जो है इसको हम ले रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि हमारे सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन है, आई हमारा सेकंड फंक्शन है, यहाँ पर ये हमारा dx है, और ये ऐसे है, ये हमारा इस ढंग से है। ये दोनों फंक्शन का हमारा प्रोडक्ट है और इसको करना है, ठीक है। किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड लेंगे ये बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन मान लीजिए थोड़ा देर के लिए u को हम फर्स्ट फंक्शन बोले और v को हम सेकंड फंक्शन बोले, ये दोनों का प्रोडक्ट है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब ये रूल मेरा क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है वो बोलता है इतना, ये i इक्वल टू इंटीग्रल ये e इंटू भी डी एक्स है, ऐसे e इंटू भी डी एक्स है, तो इतना बराबर होता है आपका। देखिए ये लिखा जाता है फर्स्ट फंक्शन यू है, याद करिए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ऐसे माइनस इंटीग्रल, ऐसे देखिए यू इंटू भी टाइप है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, माइनस के बाद इंटीग्रल यहाँ रहेगा
डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट गुणा इंटीग्रल ऑफ सेकंड, आज दोनों का जो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट का डिफरेंशियल, देखिए फर्स्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फर्स्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और सेकंड का इंटीग्रल, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा फिर इसका इंटीग्रल, ऐसे ये आपका यही होता है। ये u इंटू वी डी एक्स है ऐसे, तो इतना इक्वल टू, अभी इस इसी को याद कर लेना है आपको। देखिए कैसे याद करिएगा, u इंटू वी टाइप है तो ये बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल साइन, और उसके अंदर क्या है यहाँ पर देखिए क्या कौन फंक्शन आ रहा है, इंटीग्रल डीएक्स है, और यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट गुना सेकंड का इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए इसमें बारीकी क्या है, बारीकी क्या है कि देखिए यहाँ भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है और यहाँ भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है। तो पहले तो आपको सेकंड उसको लेना है जिसका इंटीग्रल आसान हो, नहीं तो सेकंड के इंटीग्रल में ही अगर आप फंस गए तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो सेकंड उसको सेलेक्ट करना है जिसका इंटीग्रल आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक और स्टेप देखिए, यहाँ तो फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है, आपको इंटीग्रल ऑफ सेकंड आता है आप कर लीजिएगा। यहाँ में आपको फिर क्या सोचना है कि फर्स्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है एंड फिर सेकंड को इंटीग्रेट करके जो मिलेगा वो दोनों का प्रोडक्ट लेना है, एंड दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रल भी आपको आसान होना चाहिए। और पहला जो फर्स्ट स्टेप में जो दिया हुआ फंक्शन है, ये जो सेकंड स्टेप में जो यहाँ पर आप कैरी कर रहे हैं, ये आपको उससे इजी होना चाहिए ताकि आप सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं हो कि जितना टफ ये है उससे टफ आपको ये आ जाए, ऐसा सिलेक्शन मत कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड का, ताकि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए और सेकंड को इंटीग्रेट करिए और फिर दोनों का प्रोडक्ट ले करके और ये जो नया फलन मिले उसको जब इंटीग्रेट करने जाइए तो ज़्यादा कठिन हो जाए। तो यही इसमें बारीकी है फर्स्ट एंड सेकंड के सिलेक्शन में। याद करिएगा क्या है, फर्स्ट फंक्शन गुणा इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, और फंक्शन क्या होगा, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट गुणा सेकंड का इंटीग्रल। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल एंड सेकंड का इंटीग्रल का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, ये प्रोडक्ट आपका जो है उसका इंटीग्रल करना है फर्दर एक स्टेप में, तो वो आपको इजी होना चाहिए, पहले के रेस्पेक्ट में इजियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर आप उसमें उलझ जाए। तो इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक इजी एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए हम आई बराबर लिखते हैं इंटीग्रल, यहाँ पर क्या लिखे, एक एक्स लिखे और यहाँ पर ई का पावर एक्स लिखे, ठीक है, ऐसे लिखे एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर एक्स, एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, यू को जगह पे मान रहे हैं, ये हमारा यू है, आज जो सेकंड है इसको हम सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, ये हमारा बुझिए भी है। ठीक है, अब देखिए हम होशियारी इसमें क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, पहले ई का पावर एक्स का इंटीग्रल आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ एक्स है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आसानी से, एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। आज जो सेकंड यहाँ पे आएगा तो फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, इसका इंटीग्रल ई का पावर एक्स, आज दोनों का प्रोडक्ट ई का पावर एक्स हो जाएगा, और फिर उसका इंटीग्रल मेरे लिए इजी है, तो इसमें हम लोग बैठा लेंगे इसमें। तो ये आपको जब सॉल्व करना होगा आई इक्वल टू ये इंटीग्रल, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सो देखिए ये तो आप समझ गए ना। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये आई बराबर यहाँ लिखने जाना है। अब ये क्या करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन के जगह पे एक्स इंटीग्रल सेकंड ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस ये इतना एक्स की फर्स्ट फंक्शन गुणा इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस, अब ये देखिए इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऐसे गुणा इंटीग्रल ऑफ सेकंड
और इस टोटल का इंटीग्रल। ठीक है, अब आप देखिए कितना इजी है। फर्स्ट तो पहले यहाँ बाहर हो चुका है फर्स्ट स्टेप में, आई का पावर एक्स का इंटीग्रल ई का पावर एक्स हो गया। अब माइनस यहाँ देखिए इंटीग्रल, अब ए एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करिएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, गुणा इस ई का पावर एक्स का इंटीग्रल करिएगा तो ई का पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 8 dx हो जाएगा। अब आपका देखिए क्या हो जाएगा, एक्स आई का पावर एक्स, अब माइनस यहाँ देखिए इंटीग्रल ई का पावर एक्स dx हो जाएगा। अब ये भी आपको आसान है, ए एक्स ई का पावर एक्स अब माइनस ई का पावर एक्स का आपका ये ई का पावर एक्स, अंत में एक ही बार एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दे रहे हैं। वैसे तो हमको ठीक है इतना करती है तो हमारा ये आई हो गया। अब आपका आ गया ई का पावर एक्स, अगर आप कॉमन कर लीजिएगा तो एक्स माइनस 1 आप प्लस ये सी, एंड यही आपका आई हो जाएगा, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप हम आप लोग को समझा दिए। फार्मूला को याद करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। अब इस पर आप लोग को केवल प्रॉब्लम करते रहने हैं। आपको हम रूल्स एंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तीनों मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको समझा दिए, और आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और रहने देना है इतना ही। और मैथ के टीचर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। फिजिक्स के लिए आई होप अगर इतना सीख गए देन इट इज़ मोर देन एनफ। ओके, रहने दे रहे हैं।